कॉमन सॉल्यूशन। तो इसने ये कहा है कि आपके पास एक कॉन्ग्रुएंस ये है, एक कॉन्ग्रुएंस ये है, इनको आपस में बोलते हैं साइमल्टेनियस लीनियर कॉन्ग्रुएंस। क्लियर? लिख रखा है साइमल्टेनियस लीनियर कॉन्ग्रुएंस। दो भी हो सकती है, दो से ज्यादा भी हो सकती है, उनका आपने क्या निकालना है? कॉमन सॉल्यूशन। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि दो या दो से ज्यादा अगर साइमल्टेनियस कॉन्ग्रुएंस लीनियर कॉन्ग्रुएंस इक्वेशंस है तो उनका हम क्या निकाल पाए? कॉमन सॉल्यूशन। लेकिन हाँ, ये पॉसिबल जरूर है कि हम उन सबका अलग अलग सॉल्यूशन जरूर निकाल सकते हैं। जैसे इस कॉन्ग्रुएंस का सॉल्यूशन निकाल सकता हूँ मैं, इसका निकाल सकता हूँ। ठीक है? तो इसने वही कहा है कि इन दिस सेक्शन वी शैल स्टडी अंडर व्हाट कंडीशंस ए सेट ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर कॉन्ग्रुएंस हैव ए कॉमन सॉल्यूशन। कि क्या कंडीशन है कि इसके अकॉर्डिंग हम साइमल्टेनियस लीनियर कॉन्ग्रुएंस का क्या निकाल सके? कॉमन सॉल्यूशन। जैसे उसने कहा इन जनरल एवरी सेट ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर कॉन्ग्रुएंस नीड नॉट हैव ए कॉमन सॉल्यूशन इवन दो ईच कॉन्ग्रुएंस हैज ए सॉल्यूशन। वो यही कह रहा है कि जरूरी नहीं है कि साइमल्टेनियस लीनियर कॉन्ग्रुएंस के हमें सॉल्यूशन कॉमन सॉल्यूशन मिले, लेकिन हम अलग अलग उन दोनों को सॉल्यूशन जरूर निकाल सकते हैं। ठीक है? तो इसने यही कहा कि जैसे ये है हैव नो कॉमन सॉल्यूशन इवन दो ईच ऑफ द कॉन्ग्रुएंस हैज ए सॉल्यूशन, कि अलग अलग का तो सॉल्यूशन है लेकिन दोनों का कॉमन सॉल्यूशन जरूरी नहीं है हम फाइंड आउट कर पाए। तो जो कॉमन सॉल्यूशन देता है उस थ्योरम का नाम है चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम। क्या नाम है? चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम। तो चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम का प्रूफ आप एक बार खुद ट्राई करना, अगर आपको समझ में आता है ठीक है, अदरवाइज इसको हम कल कर लेंगे। तो प्रूफ मैं नहीं करवा रहा, केवल मैं ये बता रहा हूँ कि इसके अकॉर्डिंग इस थ्योरम के बेस पे हम किसी प्रॉब्लम को कैसे सोल्व करेंगे। मींस जो साइमल्टेनियस लीनियर कॉन्ग्रुएंस है उनका कॉमन सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, उसका वर्किंग रूल दे रखा है देखो आपको। सबसे पहले हमने क्या करना है, अगर तीन कॉन्ग्रुएंस हैं तो हमने उनको इन तीनों से कंपेयर कर लेना है। फर्स्ट को कंपेयर करेंगे x कॉन्ग्रुएंट टू a1 मोड m1 से, सेकंड कॉन्ग्रुएंस को इससे, थर्ड को इससे। हम वहां से a1 a2 a3 m1 m2 m3 निकाल लेंगे। और जो ये m1 m2 m3 है, पहली बात क्या होना चाहिए, जब इनका आप कॉमन सॉल्यूशन निकाले तो सबसे पहला आपने चेक करना है कि ये तीनों का जीसीडी 1 आना चाहिए, यानी कि तीनों आपस में रिलेटिवली प्राइम होने चाहिए। उसने वही कहा है सबसे पहला स्टेप तो यही है, जो कि उन तीन कॉन्ग्रुएंस होगी उनको इससे कंपेयर करेंगे। फर्स्ट वेरीफाई दैट m1 m2 m3 आर रिलेटिवली प्राइम। ये तीनों आपस में क्या होने चाहिए? रिलेटिवली प्राइम होने चाहिए। तो इनका हमें क्या मिलेगा? कॉमन सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है? सबसे पहले हम कैपिटल M निकालेंगे, जो तीनों का प्रोडक्ट होगा। ये ध्यान रखना आपने, कैपिटल M की वैल्यू तीनों का प्रोडक्ट, फिर कैपिटल M1 कैपिटल M2 कैपिटल M3 की वैल्यू निकालेंगे। फिर इन कॉन्ग्रुएंस को हम सेपरेटली सोल्व करेंगे। ठीक है? तो m1x कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोड m1 को सोल्व करेंगे, m2x कॉन्ग्रुएंट 1 मोड m2 को सोल्व करेंगे। हमारा टारगेट रहेगा क्या वैल्यू निकालना? यहाँ से x की वैल्यू निकालना, यहाँ से भी x की वैल्यू, यहाँ से भी x की। जो x की वैल्यू आएगी उनके नाम उसने क्या रखे हैं? ठीक है? इनको सोल्व करके हमने इनका सॉल्यूशन निकालना है अलग अलग। उसने वही कहा है, मान लिया कि इसका सॉल्यूशन क्या है? x1 है, दूसरे का सॉल्यूशन मान लिया x2 है, तीसरे का सॉल्यूशन मान लिया x3 है। तो उसका यूज कहाँ होगा? जब मैं कॉमन सॉल्यूशन निकालूंगा। वो कॉमन सॉल्यूशन आपने याद रखना है, ये है वो कॉमन सॉल्यूशन। कैपिटल X इक्वल टू M1 आपके पास ऑलरेडी था, A1 भी आपके पास पहले था, लेकिन X1 ये नया आया है, ये X1 आएगा, इसका जो सॉल्यूशन होगा। क्लियर है? इसका जो सॉल्यूशन होगा उसका नाम क्या होगा? X1। इसका जो सॉल्यूशन होगा उसका नाम क्या रखा है उसने? X2। इसका जो सॉल्यूशन होगा उसका नाम क्या रखा है उसने? X3। तो ये सॉल्यूशन बना उसका कॉमन सॉल्यूशन, जो गिवन कॉन्ग्रुएंस थी जिनका नाम था साइमल्टेनियस लीनियर कॉन्ग्रुएंस। क्लियर? ये कॉमन सॉल्यूशन आ गया। अब आपने क्या करना है, यहाँ से एक काम और करेंगे, इफ लिस्ट पॉजिटिव सॉल्यूशन इज रिक्वायर्ड। अगर आपने लिस्ट पॉजिटिव सॉल्यूशन निकालना है तो हम क्या करेंगे, जो ये कैपिटल एक्स की वैल्यू आई इसको हम स्मॉल एम से डिवाइड कर देंगे। स्मॉल एम पता है आपको क्या था? स्मॉल एम नहीं होना चाहिए, ये कैपिटल एम होगा, ये कैपिटल एम बनेगा, ये कैपिटल एम है। बाकी चेक कर लेंगे, वहां देख भी लेंगे। तो एक बार इस पे जा रहे हैं, फर्स्ट एग्जांपल पे देखो, सोल्व द कॉन्ग्रुएंस साइमल्टेनियस कॉन्ग्रुएंस दे रखे हैं लीनियर कॉन्ग्रुएंस। देखो कंपेयर किया पहले तो इन तीनों को, इन तीनों से। ठीक है? कंपेयर करके a1 a2 a3 m1 m2 m3 आ गए। m1 m2 m3 का जीसीडी निकाला वो 1 आएगा। ठीक है? तो इसका मीनिंग ये रिलेटिवली प्राइम है। कैपिटल M की वैल्यू स्मॉल m1 स्मॉल m2 स्मॉल m3 का प्रोडक्ट हो गया। कैपिटल M1 कैपिटल M2 कैपिटल M3 हमने निकाल दिए यहाँ से। फिर हम क्या करेंगे, इन कॉन्ग्रुएंस को सोल्व करेंगे जो हमने पिछले सेकंड चैप्टर में किया था।
कैपिटल M1x कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod M1 को सोल्व करो। कैपिटल M1 की वैल्यू डाल दी, स्मॉल M1 की वैल्यू डाल दी। इसको सोल्व करने का रूल मैंने आपको पीछे बताया था कि क्या करेंगे हम, इसको सोल्व ऐसे करेंगे कि इसी के अकॉर्डिंग एक कॉन्ग्रुएंस और ले लेंगे। लेफ्ट साइड में 0, राइट में क्या आएगा 4 का मल्टीपल ऐसा आएगा कि इन दोनों को या तो ऐड करे या माइनस करे तो 35 उसका कॉमन फैक्टर बनना चाहिए। उसने 4 का मल्टीपल 36 लिया है, फिर इसमें से इसको माइनस कर दिया उसने, तो देखो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आपके पास ये कॉन्ग्रुएंस आएगी। 35 कॉमन फैक्टर है तो 35 कैंसिल कर दिया, तो क्या बच गया x इज कॉन्ग्रुएंट टू -1 mod 4। उसके बाद सीख लो ये -1 जो है नेगेटिव है, तो हम यहाँ पॉजिटिव लेके आना चाह रहे हैं, तो इसलिए इसने आगे और एक्सटेंड कर दिया। क्या ले लिया, एक तो आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, वैसे आप यूं भी बोल सकते हैं -1 कॉन्ग्रुएंट किसके होगा 3 के, मोड किसमें 4 में। इसको और इसको कंबाइन करो बाय ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, x कॉन्ग्रुएंट टू -1, -1 कॉन्ग्रुएंट टू 3, देन x इज कॉन्ग्रुएंट टू 3, ऐसे भी बोल सकते हैं। या फिर इसने ऐसे लिखा है बाद में इनको ऐड कर दिया, फिर भी वही बात एक ही है। तो आप ये डायरेक्ट लिखना भी सीख ले कि -1 3 के कॉन्ग्रुएंट होगा तो -2 किसके कॉन्ग्रुएंट होगा 2 के, मोड किसमें 4 में, ठीक है। तो x1 की वैल्यू आ गई यहाँ से 3। सेम ऐसे ही इस कॉन्ग्रुएंस को सोल्व करना आपको पता है कैसे करना है। यहाँ से एक दूसरा सॉल्यूशन और आ गया दूसरी कॉन्ग्रुएंस का, जिसका नाम x कॉन्ग्रुएंट टू 2 mod 5 आया, तो x2 की वैल्यू आ गई। थर्ड कॉन्ग्रुएंस को सोल्व करेंगे x3 आ जाएगा जो 6 आया है। बाय चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम हमें सॉल्यूशन मिलेगा इसका क्या, कैपिटल X इक्वल टू कैपिटल M1 x1 a1 कैपिटल M2 x2 a2 अप टू दिस, है ना। तो यहाँ कैपिटल X की वैल्यू क्या आई 539, ठीक है। अब ये बताओ मेरे को कैपिटल X ये आया है तो ये इसका सॉल्यूशन है, यानी कि कैपिटल X को क्या लिखते हैं कॉन्ग्रुएंट टू, इसको हमने किससे डिवाइड करना है 140 से डिवाइड करना है। ये 140 कौन था आपको पता है, 5 4 और जो 7 नहीं थे, स्मॉल m1 स्मॉल m2 स्मॉल m3, और इनका प्रोडक्ट था कैपिटल M, तो ये कैपिटल M है ये। तो पीछे भी मैंने बताया था, ये लास्ट में आप क्या करते हैं ये सॉल्यूशन निकालते हैं एक्चुअली कि x किसके कॉन्ग्रुएंट आएगा मोड M में, वो एक्चुअल में सॉल्यूशन होता है। तो हमने क्या किया x यानी कि 513 आया, अब 513 को 140 से डिवाइड करो, 140 से डिवाइड करके रिमाइंडर कितना आ गया 93, तो यानी कि जो कैपिटल X है वो किसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा 93। क्लियर है क्या, देखो कैपिटल X की जो वैल्यू आई उसको हमने कैपिटल M से डिवाइड करना है, जो रिमाइंडर बचेगा वो कैपिटल X उसके कॉन्ग्रुएंट आएगा, वो उसका क्या है सॉल्यूशन है। और इस 93 को बोलते हैं इसका लिस्ट पॉजिटिव सॉल्यूशन, क्योंकि इससे छोटा कोई और पॉजिटिव सॉल्यूशन हमें नहीं मिलेगा इसमें। क्लियर, चलो आगे देखो, सेम ये ऐसे ही है, फाइंड all integers that give the remainder 1 2 3 when divided by 3 4 5, यानी कि इसको कॉन्ग्रुएंस में ऐसे लिखेंगे। उसने ये कहा है कि ऐसा इंटीजर निकालो, उसका नाम उसने x मान लिया कि जब x को मैं क्या करूंगा 3 से डिवाइड करूंगा तब तो रिमाइंडर मेरा 1 आएगा, मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 2 आएगा, और 5 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 3 आएगा, तो उसका नाम x मान रखा है। फिर आप क्या करोगे इन तीनों कॉन्ग्रुएंस को से कंपेयर करो, a1 a2 a3 की वैल्यू आ जाएगी, m1 m2 m3 की वैल्यू आ जाएगी, कैपिटल M की वैल्यू बना दो, वही ऐसे ही सेम प्रोसेस ये आ जाएगा। बस इसमें एक ही क्वेश्चन आपने ढंग से करना है, बाकी इसमें सिमिलर है। देखो कैपिटल X की वैल्यू कितनी आई 238 आई, अब 238 को किससे डिवाइड करेंगे कैपिटल M से, कैपिटल M की वैल्यू बढ़ेगी 60, कैपिटल M यानी कि 60 से डिवाइड करके रिमाइंडर आएगा 58, ये दिखा रखा है उसमें, तो यानी कि कैपिटल X किसके कॉन्ग्रुएंट आएगा 58 के। तो सारे सॉल्यूशन कैसे निकलेंगे, आप ऐसे इससे क्या बोलोगे 60 किसको डिवाइड करेगा बाय डेफिनेशन ऑफ कॉन्ग्रुएंस इसको, और x माइनस 58 क्या होगा 60 का मल्टीपल होगा, ये k क्या है कोई इंटीजर है, तो कैपिटल X की वैल्यू क्या आएगी 58 प्लस 60k, फिर k इज एनी इंटीजर, तो यही तो निकाल रखा है उसने, ये सारे सॉल्यूशन निकाल दिए उसने। देयरफॉर ऑल रिक्वायर्ड सॉल्यूशंस आर गिवन बाय दिस, ये इसका सॉल्यूशन आ गया बस। पिछली बार तो उसने यहाँ तक छोड़ दिया था और ये बता दिया था कि ये लिस्ट पॉजिटिव सॉल्यूशन है, हमने अब सारे सॉल्यूशन निकालने तो इसको कॉन्ग्रुएंस के अकॉर्डिंग ऐसे लिखना पड़ेगा इसको, ये सारे सॉल्यूशन यहाँ से मिलेंगे, के यानी कि कोई भी इंटीजर रखेंगे तो इसके सॉल्यूशन मिलते हैं। कर लोगे इसको, बोलो इसको ऐसे भी सोल्व कर सकता है क्योंकि 58 - 2 के कॉन्ग्रुएंट होता है मोड 60 में,
तो ये भी सॉल्यूशन है, ये भी एक ही मीनिंग है इनका। अभी सोचो कि सर ये डिफरेंट है या नहीं, ये इसी से ये एक्सटेंड कर रखे क्योंकि 58 कॉन्ग्रुएंट बना रखा है ना उसने -2 के, तो वहां से उसने सोल्व किया। तो ये 3.3 ऐसे ट्राई करनी है, सारे क्वेश्चन सेम है, कोई डिफरेंट नहीं है। चलिए आप ऐसे ही निकाल रहे, बस एक दो एग्जांपल ढंग से अच्छे से तैयार कर लो, बाकी क्वेश्चनों में कुछ कम नहीं है, सभी ऐसे ही है। जैसे अगर मैं यहाँ लास्ट वाले की बात करूँ तो सारे सिमिलर हैं। ये कहता है कि फाइंड एन इंटीजर हैविंग रिमाइंडर 3, 11, 15 व्हेन डिवाइडेड बाय 10, 13 एंड 17। सेकंड एग्जांपल की तरह है। बोलो कंप्लीट कर लोगे इसको? दो एग्जांपल कर लेना जो पेपर में आए, 2-3 क्वेश्चन कर लेना बस, 2 एग्जांपल है इसमें। ये लास्ट वाले 3 कर लेना ट्राई, बस कंप्लीट होगी आपकी, कोई दिक्कत नहीं है। चले आगे, ठीक है? कोई डाउट हो तो फिर डिस्कस कर लेंगे बाद में। 3.2 पे आ रहा हूं मैं। 3.2 पे उसका प्रूफ नहीं करवाया मैंने, चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम का, उससे रिलेटेड मैंने थ्योरम बताई है बस, उसके एग्जांपल विल्सन थ्योरम है। विल्सन थ्योरम की स्टेटमेंट याद रखो, if p is prime number then p minus 1 factorial is congruent to -1 mod p। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि -1 को राइट से उठा के इधर भी लेके आ सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं p - 1 फैक्टोरियल प्लस 1 इज congruent to 0 mod p। एक ही मीनिंग है ये, और ये एक ही मीनिंग है दोनों का। तो स्टेटमेंट याद रहेगी, स्टेटमेंट आपने याद रखनी है, पेपर में शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में पूछ सकता है स्टेटमेंट ऑफ विल्सन थ्योरम या स्टेट ऑफ या डिफाइन विल्सन थ्योरम। तो p कोई प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर के ऊपर बेस है, तो प्राइम नंबर की अगर बात करें तो p को कौन डिवाइड करेगा, कौन बताएगा? p को डिवाइड 1 करेगा और p को डिवाइड p करेगा, बस, और कोई डिवाइड नहीं करेगा। और दूसरी बात और बता दूं आपको, p से छोटे जितने भी नंबर है, p क्या है, p कोई प्राइम नंबर लेके चलो आप, फिर पता चलेगा आपको। मान लिया p की वैल्यू 5 थी, 5 से छोटे नंबर लिए आपने, 5 से लेस नंबर लिए, ये आप ये बताओ, यानी कि इस प्राइम से छोटे जो नंबर होंगे वो सारे 5 के साथ जीसीडी क्या देंगे? 1 देंगे। यानी कि 1 का 5 के साथ भी जीसीडी 1, 2 का 5 के साथ भी जीसीडी 1, 3 का 5 के साथ भी जीसीडी 1 और 4 का 5 के साथ भी जीसीडी 1। यानी कि एक रिजल्ट बन गया, इफ p इज प्राइम then p is relatively prime, then p is relatively prime, p is relatively prime with each number which is less than p। जो p से छोटे नंबर है वो p के साथ जीसीडी क्या देंगे? 1 देंगे। p क्या है? प्राइम है। ठीक है, तो इसका प्रूफ हम ऐसे नहीं करेंगे, इसको क्रॉस कर दो आप, इसको क्रॉस कर दो, इस प्रूफ को हम ऐसे नहीं करेंगे। ये कौन पूछ रहा है? 20HM6, अगर p10 ले, p10 प्राइम तो नहीं है भाई, प्राइम नहीं है, 10 प्राइम लेना है। क्लियर? 20HM06 पूछ रहे थे, तो इसका प्रूफ ऐसे नहीं करना, मैं पहले बता रहा हूँ, प्रूफ ऐसे करेंगे जब मैं आगे बता रहा हूँ। कन्वर्स थ्योरम, कन्वर्स भी इसका ट्रू है, यानी कि इस थ्योरम का कन्वर्स पार्ट भी ट्रू है कि अगर p - 1 फैक्टोरियल प्लस 1 कॉन्ग्रुएंट 0 के है तो p प्राइम होगा। ये प्रूव करके दिखा रखा है उसने, इसको प्रूव करवाऊंगा, लेकिन मैं उस थ्योरम को प्रूव करवा देता हूँ पहले, या इसको करवाऊं? देखो पहले इसको कन्वर्स पार्ट को प्रूव कर देते हैं। देखो इसका कन्वर्स पार्ट प्रूव करना है। कन्वर्स पार्ट में क्या करना है कि आपने लेके चलना है कि p - 1 फैक्टोरियल प्लस 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 mod p, देन p इज प्राइम। प्रूव करना है प्राइम है, लेकिन गलत मान लेंगे, प्राइम नहीं है, वो कंपोजिट है। लास्ट में जाके कंट्राडिक्शन आएगी तो हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा। देखो p - 1 फैक्टोरियल प्लस 1 अगर 0 के कॉन्ग्रुएंट है तो इसका मीनिंग p इसको डिवाइड करेगा इस नंबर को, क्योंकि रिमाइंडर कंप्लीट 0 आ रहा है, ठीक है ना? तो p क्या करेगा? इसको डिवाइड करेगा, यानी कि ये नंबर p का मल्टीपल होगा। तो उसने वही कर रखा है कि दिस नंबर p - 1 फैक्टोरियल प्लस 1 इज डिविजिबल बाय p, मींस मैथमेटिकल नोटेशन में इसको ऐसे लिखेंगे। अब अज्यूम क्या किया आपने, p मान लिया प्राइम नहीं है, प्रूव तो करना है प्राइम, प्राइम नहीं है तो क्या होगा? कंपोजिट होगा। तो इसका मीनिंग इसके कम से कम आपको 2 फैक्टर मिलेंगे जो इसको दोनों को डिवाइड करेंगे। जैसे 6 है, 2 × 3 है, 12 है, 3 × 4 है, कंप्लीट। तो p के 2 फैक्टर मान लिए, p1 p2, p1 p2 की वैल्यू ऐसी है जो 1 से बड़ी है लेकिन p से छोटी है। ये कंप्लीट ऐसे ही होता है, आपको पता भी है, ठीक है? तो p1 क्या करेगा? p को डिवाइड, p2 भी p को डिवाइड करेगा। आप देखो यहाँ से p1 p को डिवाइड करेगा क्योंकि इसका कोई फैक्टर है, ये सीधी सी बात है। p1 भी फैक्टर है, p1 भी डिवाइड करेगा, p2 भी फैक्टर है, p2 भी डिवाइड करेगा। किसको? p को। लेकिन p1 क्या है? 1 से बड़ा लेकिन p से छोटा है। तो यहाँ बताओ आप मेरे को कि p1 p को डिवाइड कर रहा है और p इसको डिवाइड कर रहा है बाय ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी इन डिवीजन, इनडिविजिबिलिटी। p1 p को डिवाइड कर रहा है और p इसको डिवाइड कर रहा है, तो p1 इसको डिवाइड कर देगा ना, ये क्लियर है?
अब ये ध्यान से सुनना जो बोल रहा है, P1 की वैल्यू 1 से बड़ी है लेकिन P से छोटी है, P से छोटी है तो उसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि लेस देन इक्वल टू P माइनस 1। क्लियर? P की वैल्यू P1 की वैल्यू 1 से बड़ी है लेकिन P से छोटी है तो इसको लिख सकते हैं कि लेस देन इक्वल टू P1। क्लियर है? तो यानी कि ये P1 P माइनस 1 से छोटा या इक्वल है तो P1 इसका फैक्टर होगा। P1 किसका फैक्टर होगा? P माइनस 1 फैक्टर हो जाएगा, यानी कि P1 डिवाइड करेगा P माइनस 1 फैक्टर। ये हमेशा ट्रू है, कभी भी आजमा के देख लेना आप कि P1 हमेशा P माइनस 1 फैक्टोरियल को डिवाइड करेगा, तो यानी कि P1 इसको डिवाइड कर दिया और P1 उधर इसको डिवाइड करा, तो इन दोनों के डिफरेंस को भी डिवाइड करेगा। तो इसमें से इसने घटा दिया इसको, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो P माइनस 1 फैक्टोरियल कट जाएगा तो 1 बचेगा। अब P1 1 को डिवाइड करेगा लेकिन 1 तो 1 से बड़ा है, सॉरी P1 तो 1 से बड़ा है और 1 को कैसे डिवाइड कर सकता है? इसका मीनिंग गलत हो गया, कंट्राडिक्शन आ गई। कब कंट्राडिक्शन आई? जब आपने अज्यूम किया कि P प्राइम नहीं है, तो इसका मीनिंग P क्या हुआ? प्राइम होगा। डन। अब यहाँ देखो, जब हम विल्सन थ्योरम का प्रूफ करेंगे तो उसके अंदर इस थ्योरम को यूज करेंगे, इस रिजल्ट को आप इसको याद कर लें। इसका प्रूफ मैं आपको दे रहा हूँ, ये आपका असाइनमेंट वर्क है। आज देखते हैं बच्चे ट्राई करके लाते हैं कि नहीं। इसमें एक इंट भी दे रखी है, ये इंपॉर्टेंट है, इसका यूज करेंगे हम विल्सन थ्योरम का प्रूफ करने के लिए। n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n फैक्टोरियल इज इक्वल टू nc0 nc0, फिर क्या आएगा? n माइनस जीरो रेज टू पावर आएगी n, फिर क्या आएगा? प्लस, इसमें पता है क्या है? -1 की पावर 0 है साथ में, इसमें -1 की पावर 1 आएगी। इसको ऐसे याद कर लो, याद हो जाएगी, कोई बड़ी दिक्कत नहीं है इसमें। क्या आएगा? n, फिर मैंने क्या लिखा? -1 रेज टू पावर 2 nc2 n माइनस 2 रेज टू पावर n, अब टू लास्ट में आएगा -1 रेज टू पावर n माइनस 1 और n-1, फिर क्या आएगा? 1 रेज टू पावर आएगी। देखो इसको मैंने अच्छे से बताया है लेकिन बाद में इसने सिंप्लीफाई करके ऐसे लिया, पता क्या है? -1 की पावर 0 कौन है? ये नीचे जो है, -1 की पावर 1 ये है, -1 की पावर 2 ये है, -1 की पावर n-1 ये है, और यहाँ कौन है? n-0 रेज टू पावर n -1 रेज टू पावर n -2 रेज टू पावर n-1 यानी कि 1 बच जाएगा। ये इसके इक्वल होता है, ये प्रूफ करके दिखा सकते हैं, उसने बताया आपको, आप इसको ट्राई करना। एक यही काम दे रहा हूँ आपको जो आपने खुद करना है ट्राई। तो उसने क्या रखा है कि अब इसको प्रूव करने के लिए इसकी हेल्प लेंगे हम। e रेज टू पावर x माइनस 1 रेज टू पावर n को बाइनोमियल एक्सपेंशन से एक्सपेंड करो, करना आता है आपको। इसको जब एक्सपेंड करोगे यूजिंग द सीरीज ऑफ एक्सपेंशन e रेज टू पावर x, तो उसके अंदर e रेज टू पावर x जरूर आएगा, उसके अंदर उसकी एक्सपेंशन यूज करेंगे e रेज टू पावर x की 1 + x स्क्वायर बाय 2 फैक्टर अप टू दिस, और फिर वहां से x रेज टू पावर n के कोफिशिएंट को कंपेयर कर देंगे तो हमें ये रिजल्ट मिल जाएगा जो ये प्रूव करने के लिए कहा उसने। तो इसका प्रूफ इस रिजल्ट से होगा, ये ध्यान रखना, ट्राई करना, इसको देखते हैं करके लेके आते हो कि नहीं। कहता है कि इस रिजल्ट को हम यूज करेंगे विल्सन थ्योरम के प्रूफ के लिए। देखो ये प्रूफ आपने करना है, ध्यान से सुन लेना, इजी है, टिपिकल नहीं है, इसको टिक करो, इंपॉर्टेंट भी है। P प्राइम हो तो ये रिजल्ट हमेशा ट्रू है, कि ये हमेशा अप्लाई होगा, याद कर ले इसको, इससे रिलेटेड प्रॉब्लम भी करेंगे हम इसमें। अब ये बताओ P प्राइम में तो दो टाइप के प्राइम होते हैं, इवन और ओड। इवन तो एक ही होता है जो 2 होता है, बाकी तो सभी ओड होते हैं। क्लियर? बताया गया था स्टार्टिंग में प्राइम के बारे में, इवन प्राइम एक ही है जो 2 है, बाकी सभी ओड प्राइम है। तो उसने क्या किया? P को 2 ले लिया, P को 2 यहाँ रख दिया और फिर ये वेरीफाई करके देखा कि ये ऐसा है या नहीं, तो P को 2 रख दिया। देखो 2 - 1 फैक्टोरियल प्लस 1 कोंग्रुएंट टू 0, इसको सिंप्लीफाई कर दिया, 1 + 1 2, क्या 2 0 के कोंग्रुएंट आएगा मोड 2 में? हाँ, क्योंकि 2 को इस 2 को डिवाइड करेंगे हम इस 2 से, जब 2 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको पता है कि रिमाइंडर क्या आएगा? 0, तो यानी कि 2 किसके कोंग्रुएंट होगा? इसके रिमाइंडर के, 0 के, तो इसका मीनिंग ये ट्रू है। तो ये तो वेरीफाई हो गया, इसका मीनिंग हेंस रिजल्ट इज ट्रू। सो रिजल्ट इज ट्रू फॉर n p = 2 और p = 2। अब p क्या लेंगे? ओड प्राइम लेंगे। अगर p ओड प्राइम है तो p - 1 करें चाहे p + 1 करें तो वो क्या बनेगा? आपको पता है, इवन बनेगा। क्या लिखा है उसने? देखो p ओड प्राइम ले लिया, आपको पता है, अभी आपने रिजल्ट यूज किया, n फैक्टोरियल = ये पीछे वाला, n की जगह p - 1 रख दो हर जगह, लेफ्ट साइड में भी n की जगह p - 1 और राइट साइड में भी n की जगह p - 1 रख दिया। अब उसने वही कहा है कि p प्राइम है
देयरफॉर p इज को-प्राइम टू ऑल नंबर्स लेस देन p। p अगर प्राइम है तो इससे छोटे जितने भी नंबर होंगे p के साथ जीसीडी 1 देंगे, जिनको बोलते हैं कि वे क्या होंगे, p को के साथ को-प्राइम होंगे। तो फर्मा थ्योरम, ये आपको बताने भूल गया मैं, ये फर्मा थ्योरम जो पीछे थी, फर्मा थ्योरम को अप्लाई किया गया, उसमें क्या है सुन लो, उसकी स्टेटमेंट में बता देता हूँ फर्मा थ्योरम की। उसमें ये है इफ p इज प्राइम, इफ p इज प्राइम, p अगर प्राइम हो एंड a इज एनी इंटीजर, a कोई और इंटीजर हो, देन a रेज टू पावर p माइनस 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू a mod p। a रेज टू पावर p माइनस 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू, सॉरी 1 आएगा यहाँ, क्लियर, समझ में आया मैंने क्या बताया? मैंने कहा है ये फर्मा थ्योरम की स्टेटमेंट है, इफ p इज प्राइम एंड a इज एनी इंटीजर देन a रेज टू पावर p माइनस 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod p। तो इस रिजल्ट को यहाँ अप्लाई कर दिया उसने। अब ये बताओ p तो प्राइम है, क्लियर, जैसे मैं वहां बात कर रहा हूँ। हाँ एक बात और भी थी इसमें, मैं वो भूल गए, a का p के साथ जीसीडी 1 होना चाहिए, a का p के साथ जीसीडी 1, यानी कि जो a है और जो ये p है वो क्या होने चाहिए, को प्राइम होने चाहिए। तो यहाँ मैं पता क्या कर रहा हूँ, इसी थ्योरम को अप्लाई कर रहा हूँ, p तो मैं प्राइम लेके चल रहा हूँ, और वो जो a है a को मैं बदल रहा हूँ, a की जगह एक बार ले रहा हूँ मैं p माइनस 1, a की जगह ले रहा हूँ मैं फिर p माइनस 2, a की जगह ऐसे ले रहा हूँ 1 2 3 अप टू दिस। देख लो a की जगह उसने क्या रखा है यहाँ, p माइनस 1 यही रखा है ना, देखो एक को सोल्व करके दिखा दिया, बाकी सिमिलरली लिखेगा वो, बाकी सेम लिखेगा। फर्मा थ्योरम को अप्लाई किया गया है, तो a रेज टू पावर p माइनस 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod p, a की जगह p माइनस 1, क्योंकि p माइनस 1 का p के साथ जीसीडी 1 है, क्लियर है। इस 1 को इधर ले आया, इसका मीनिंग ये नंबर p से कंप्लीट डिवाइड होगा तो p का मल्टीपल हो गया, तो यानी कि इस माइनस 1 को उधर ले गया, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी बोल दो चाहे, बात फिर भी वही है कि ये अगर कॉन्ग्रुएंट है, तो आपने पीछे पढ़ा था अगर a b के कॉन्ग्रुएंट होता है मोड m में, तो m क्या करता है, a माइनस b को डिवाइड करता है, और a माइनस b किसका मल्टीपल होगा, फिर स्मॉल m का, और a किसके इक्वल आएगा, b प्लस m इंटू इसके। वही यहाँ लिखा है, जो ये p है किसको डिवाइड करेगा, p माइनस 1 रेज टू पावर p माइनस 1 माइनस 1 को, ये 1 उधर चला जाता है, तो p माइनस 1 रेज टू पावर p माइनस 1 माइनस 1 किसके इक्वल हो जाएगा, मल्टीपल ऑफ p के। यही तो लिखा है उसने, और इससे आगे इसने सिंपलीफाई करके बता दिया, क्लियर है। चलो आगे, अब देखो इसने एक आपको ये बताया कि जैसे ये आया है सिमिलर वे में ये आएंगे, लास्ट में 2, लास्ट में 2 तक जाएंगे, ये 2 था, ये जो वैल्यूज निकाली सारी की सारी वैल्यूज उसने यहाँ पुट कर दी है 1 में, p माइनस 1 रेज टू पावर p माइनस 1, इसकी जगह ये वैल्यू, p माइनस 2 रेज टू पावर p माइनस 1, इसकी जगह ये वैल्यू, और लास्ट में क्या था 2 रेज टू पावर p माइनस 1 इसकी जगह, और ये एज इट इज बचेगा, लास्ट वाला एज इट इज बचा है। अब आप इसको बताओ कैसे एडजस्ट कर पाओगे, ये मल्टीपल ऑफ p है, इसकी इससे मल्टीप्लाई करूंगा, इसमें भी मल्टीपल ऑफ p आएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा, मल्टीपल ऑफ p मल्टीपल ऑफ p मल्टीपल ऑफ p ऐसे आते जाएंगे, उनको कंबाइन एक ही लिख सकते हैं आप, मल्टीपल ऑफ p छोड़ दिया। अब बाकी पता है कौन से बच गए, ये सेकंड टर्म वाले बच गए, जैसे इसको अलग रखो 1, फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे करो ये आएगा, इसकी मल्टीप्लाई इससे करो ये आएगा, क्लियर है ये वाला, फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे करो ये आएगा, लास्ट में क्या आएगा, लास्ट में आपको पता है क्या आएगा, वो जो भी है एज इट इज रख दिया उसको, ये वाली टर्म एज इट इज रख, क्लियर है। अब क्या है इसने क्या ऐड किया, इसमें एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग माइनस 1 रेज टू पावर p माइनस 1 इनटू p माइनस 1 c p माइनस 1, ये दोनों साइड सॉरी राइट साइड जोड़ दिया और घटा दिया उसने, देखो इसमें लास्ट में ये जोड़ दिया और घटा दिया, देखो ये जो टर्म थी ये तो ये थी, इसके अंदर देखो ये जोड़ दिया और ये घटा दिया, क्योंकि ये कंप्लीट बन जाएगा। बाइनोमियल थ्योरम आपने पढ़ी थी +1 में, आपने ध्यान दिया हो, nc0 माइनस nc1 nc2 इनका सम क्या आता है 1 माइनस 1 रेज टू पावर n, ये बाइनोमियल कोएफिशिएंट आएंगे, ये 0 आ जाएगा। इसका मतलब ये जो लिखा है ना अंदर जो ब्रैकेट के अंदर, इसको ध्यान से सुन लेना, n की जगह आप p माइनस 1 रख दो बस, या n की जगह p माइनस 1 रख दो, तो n की जगह p माइनस 1 रख देंगे तो ऐसे ही बन जाएगा ये, और ये आपका +1 का केस है, तो ये 0 हो गया, ये बच गया,
P ये और ये दोनों सेम होते हैं तो वैल्यू पता है 1 होती है, तो -1 की पावर P -1 क्या आएगा, P क्योंकि ओड है तो P -1 इवन, तो -1 की पावर P -1 1 आ गया, इसका मतलब ये बच गया और ये प्रूव हो गया जो आपने प्रूव करना था रिजल्ट, बस कंप्लीट डन। अब विल्सन थ्योरम के आप एग्जांपल जरूर कर लेना। देखो भाई इसमें थोड़े एक आध मैं बता देता हूँ, कुछ भी नहीं है इसमें ज्यादा दम। यूजिंग विल्सन थ्योरम प्रूव करना है कि 21 फैक्टोरियल इसके कॉन्ग्रुएंट आएगा। पहले तो ये देखो मोड के अंदर क्या है, 23 है, इसको लेके चलना है, ये P है, P की वैल्यू ये, तो इसको याद रखेंगे। मोड में क्या है, मोड में है 23, तो 23 लिखेंगे प्राइम है, तो बाय विल्सन थ्योरम क्या लिखेंगे, 23 - 1 फैक्टोरियल इज कॉन्ग्रुएंट टू -1 मोड 23, यानी कि 22 फैक्टोरियल आ गया, लेकिन आपको चाहिए 21 फैक्टोरियल, तो ब्रेक करना पड़ेगा 22 × 21 फैक्टोरियल। अब 22 किसके कॉन्ग्रुएंट होता है, मोड 23 में -1 के, तो यहाँ से आप क्या करोगे, कैसे भी कर दो, आप इसको अच्छे से समझाता हूँ मैं, सुनो। यहाँ देख क्या करो, एक तो कि ये आपके पास आया और यहाँ से मैंने 22 लिया है जो इसके कॉन्ग्रुएंट है। अब 22 के साथ क्या कमी रहेगी, 21 फैक्टोरियल की, तो इसको दोनों साइड 21 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दो, करो 21 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई, 21 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करो, शाबाश जल्दी, क्या आएगा आप बोलो। या फिर आप इसको ऐसे सीधे भी लिख सकते हो, चलो मैं डायरेक्ट बता दूं, 22 किसके कॉन्ग्रुएंट है, -1 के, तो 22 की जगह -1 रिप्लेस कर दिया, ठीक है, दोनों साइड से -1 को कैंसिल कर दिया, तो इसको लिख देना यहाँ कैंसिलिंग -1 ऑन बोथ साइड। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि -1 का इसके साथ जीसीडी क्या आएगा, 23 के साथ 1 आएगा, तो कैंसिल कर सकते हैं इसको, क्लियर है। देखो आगे वाले ये जितने भी हैं ये आपने ट्राई खुद करने हैं, मैंने थ्योरम बता दी। हाँ एक रिजल्ट ये जरूर याद रखना, ये स्क्वायर ब्रैकेट एलसीएम के लिए यूज करते हैं, पता है आपको। एक रिजल्ट बता देता हूँ जो ध्यान से सुन लेना और नोट भी कर लेना। इफ ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मोड m1, if a is congruent to b mod m2, then a is congruent to b mod m1 into m2। एक्चुअल में तो क्या होता है पता है, m1 कोमा m2 ये एलसीएम आएगा, रिजल्ट ये होता है कि a अगर b के कॉन्ग्रुएंट है मोड m1 में, a b के कॉन्ग्रुएंट है मोड m2 में, तो a कॉन्ग्रुएंट b के भी होगा मोड एलसीएम ऑफ m1 एंड m2, ये एलसीएम है। ये एक्चुअल में पता क्या है, इन दोनों का कॉमन सॉल्यूशन है, ये यूं बोल सकते हैं, जो पीछे हमने किया था आपको याद हो। तो पता है क्या है, इस एक क्वेश्चन के अंदर उसने यूज किया है, देखो आप देख सकते हैं 18 फैक्टोरियल +1 कॉन्ग्रुएंट 0 मोड, एक तो आया है 23, एक पीछे आया है 19, तो आपने क्या किया 18 फैक्टोरियल +1 कॉन्ग्रुएंट 0 मोड किसके आएगा, 19 और 23 का एलसीएम के इक्वल, और उनका एलसीएम कितना है 437 है। डन, ये कहना चाह रहा हूं मैं, तो उस रिजल्ट को जरूर ध्यान रखना क्योंकि आपको वो कंफ्यूज कर सकता है जो मैंने आपको बताया भी, कि दो कॉन्ग्रुएंस का अगर आपने कॉमन सॉल्यूशन निकालना है तो वो क्या है, उनका मोड का एलसीएम लेना पड़ेगा आपने। दोबारा रिपीट करूं, ए कॉन्ग्रुएंट अगर बी है मोड m1 के, ए कॉन्ग्रुएंट है अगर बी मोड m2 के, ये एक्सटेंड कर दिया, और बताओ ए अगर कॉन्ग्रुएंट है बी के मोड m3 में, तो ए कॉन्ग्रुएंट बी ही रहेगा, लेकिन मोड क्या आएगा, एलसीएम ऑफ m1 m2 एंड m3, ठीक है। अब क्योंकि इनका पता क्या होता है, जीसीटी 1 होता है, इसलिए तीनों का प्रोडक्ट आ जाता है एलसीएम, ऐसा ही होता है जैसे 3 4 7 है, तीनों का जीसीटी 1 है, तो इसका मीनिंग जो इनका एलसीएम आएगा 3 4 7 का, वो एलसीएम इन तीनों का प्रोडक्ट ही आएगा, 3 × 4 × 7, क्लियर, जो भी आएगा, ये तो हमेशा ट्रू है रिजल्ट, ये तो अप्लाई होता है। हो गया क्लियर, विल्सन थ्योरम के कर लोगे ट्राई, इसके बेस पे तो डायरेक्ट है, ये कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। अब इसके अंदर देखो, इस क्वेश्चन के अंदर दो प्रूफ दे रखे हैं, जो आपको इजी लगे वो करना है, दोनों नहीं करने, एक अल्टरनेट मेथड दे दिया, एक डायरेक्ट मेथड दे दिया। if p is prime p - 2 factorial is congruent to 1 mod p, बिल्कुल सही है, पहले तो विल्सन थ्योरम अप्लाई कर दी, p - 1 फैक्टोरियल को ब्रेक कर दिया, p - 1 × p - 2 फैक्टोरियल, फिर इसने अलग अलग मल्टीप्लाई कर दी, p की इसके साथ, इसकी इसके साथ। आप इसको वैसे डायरेक्ट भी लिख सकते थे, इसको आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे। आपको बताऊं क्या कि p - 1 कौन बताएगा कि किसके कॉन्ग्रुएंट आएगा मोड p में, ये -1 के आएगा। तो मैं यूं कहना चाह रहा हूं
इसके बाद इसको यूज करेंगे इसमें, तो p माइनस वन की जगह मैं यूज कर सकता हूँ माइनस वन यहाँ। तो इसने जो डायरेक्ट यहाँ लिख रखा है यहाँ देखो, इसने ऐसे कर रखा है, वो भी ठीक है, वो भी गलत नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये कंप्लीट p से डिवाइड होगा तो ये जीरो के कॉन्ग्रुएंट आएगा, तो ये जीरो के कॉन्ग्रुएंट आएगा तो हट गया, ये बच गया, वो बात फिर भी वही हटी। माइनस वन दोनों साइड से कैंसिल कर दिया, ये जरूर लिख देना, कैंसिलिंग माइनस वन ऑन बोथ साइड सिंस जीसीडी ऑफ माइनस वन विद p इज वन, यानी कि को प्राइम है। चले आगे, कर लोगे आगे, ये ट्राई कर लेना, हो जाएंगे आपसे। कोई दिक्कत लगे तो मेरे से पूछ लेना इसको और बताओ, हो जाएंगे। हाँ ये सुन लो भैया, इसमें थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है आपको, इसमें मेरे को भी डाउट लग जाए इसमें जो दिख रखा है। अच्छा ठीक है, ये ठीक है, देखो इसको बता देता हूँ क्या है। प्रूव ये करना है कि ये p फैक्टोरियल और ये है p माइनस वन फैक्टोरियल माइनस वन। उस टाइम के बाद मीटिंग एंड हो जाएगी, इसी लिंक से दोबारा ज्वाइन कर लेना। जो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज बची हुई है 3.1 उसको ट्राई करेंगे हम उसमें। इसको जल्दी बता देता हूँ, इन दोनों को रिलेटिवली प्राइम प्रूव करना है, इन दोनों का जीसीडी 1 प्रूव करना है, तो हमने इसका जीसीडी n मान दिया। n दोनों को डिवाइड करेगा, क्लियर है। अगर ये n इसको डिवाइड करेगा तो ये n इंटू सम इंटीजर आएगा, ये भी डिवाइड करेगा तो n इंटू सम इंटीजर आएगा, ठीक है, क्लियर है। यहाँ से उसने क्या लिखा, p इंटू पी माइनस वन फैक्टोरियल इज इक्वल टू k इंटू n, p माइनस वन फैक्टोरियल की वैल्यू डाल दी इसने यहाँ से उठा के, इसमें मल्टीप्लाई किया, इसका मीनिंग क्या आया, ये n इंटू ये इंटीजर p के इक्वल है, तो n इसको डिवाइड कर देगा p को, क्योंकि ये नंबर n का मल्टीपल है। p को डिवाइड करने वाले दो ही नंबर है, या तो 1 या p, तो यानी कि n की वैल्यू या तो 1 होगी या p होगी, लेकिन उसने मान